नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि गुटनिरपेक्षता का उदय कैसे हुआ, यह अस्तित्व में कैसे आया, इसका अर्थ क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। आज इस वीडियो में हम इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे और इस पे क्या क्या प्रेशर्स बनाया गया है वो सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके वीकनेसेस एंड क्रिटिसिज्म। तो पहला है अपॉर्चुनिस्टिक एंड इवैक्यूएशन पॉलिसी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कोई एक निश्चित पॉलिसी नहीं थी। वे बस यही देखते थे जिसका पलड़ा भारी है बस उसी में शामिल हो जाओ और अपना काम निकालो, बस यही इनकी पॉलिसी रही है, जिसके कारण इनकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई है। अगला है प्रोवन एप्रोप्रिएट बट इम्प्रैक्टिकल पॉलिसी। आलोचकों के अनुसार यह नीति सिद्धांत में जितनी ज़्यादा उपयुक्त है, व्यवहार में उससे बहुत अलग है। और सिद्धांत में इसमें चाहे जितने गुण क्यों ना हो, लेकिन व्यवहार इसमें बहुत ज़्यादा दोष है, जिसके कारण यह विफल रही। अगली है डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। चूँकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र पिछड़े राष्ट्र थे और तुरंत ही स्वतंत्र हुए थे और उनको दोनों देशों की सभी देशों की आवश्यकता थी, जिसके कारण वे आर्थिक विकास करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और वो जो है दोनों ही देशों के साथ मिले हुए थे और इनको बाह्य सहायता पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण इनकी बहुत आलोचना की गई। नैम पॉलिसी इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन इन एनी वे। आलोचकों का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे इतने विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जाएगा। लेकिन जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद से गुटनिरपेक्षता नीति की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। अगला है नैरो पॉलिसी। विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में तो बांधा ही नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में तो है ही नहीं। अगली है नैम इस डायरेक्शनलेस मूवमेंट। कुछ आलोचकों का मत है कि नई विश्व व्यवस्था का, जिसमें महाशक्ति नहीं सद्भावना नियामक तत्व हो, निर्माण करना तो दूर रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा है। हवाना सम्मेलन 1979 की कार्यवाहियों से स्पष्ट हो गया था कि संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बट गया है। एक में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, दक्षिणी यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे, तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, जैरे, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र ये सब अमेरिकी परस्त देश थे। तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश थे। यह बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं है और वह महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिंब मात्र रह गया है। अगला है लैक ऑफ बेसिक यूनिटी एमंग नैम नेशंस। आलोचकों का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता तो पाई ही नहीं जाती है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर की बात रही, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने की भी कोई ठोस योजना ही नहीं बना सके। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आते। तो इनकी ये सब क्रिटिसाइज किया गया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। अब आगे देखते हैं इनमें क्या क्या प्रेशर्स, क्या क्या दबाव बनाए गए हैं महाशक्ति देशों के द्वारा। तो पहला है मिलिट्री प्रेशर। इन पे अमेरिका अपना अलग ही प्रेशर बनाता था कि हाँ तुम हमारे गुट में शामिल हो जाओ। अगला है म्यूचुअल टेंशन इन नैम कंट्रीज़। गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव आपस में ही बना रहता था, जो भी इन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। यदि ये अपना आपसी तनाव नहीं ख़त्म करेंगे तो इनका आगे बढ़ पाना और इनको मजबूती नहीं मिल पाएगी। फिर अगला इन पर प्रेशर था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हाँ, ये पिछड़े राष्ट्र थे और इनमें आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जिसको लेकर भी इन पे प्रेशर बनाया जाता था। यदि आप हमारे गुट में शामिल हो जाते हो तो हम आपको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स देंगे और आप जो है डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं और आपकी इकोनॉमी भी मजबूत हो सकती है। अगला है अनस्टेबिलिटी। इन देशों में आपस में अस्थिरता बहुत थी। यदि किसी देश में स्थिरता नहीं रहेगी तो वे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, जिसके कारण ये बहुत ही पिछड़े हुए थे और ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। अगला है अमोरल मूवमेंट। ये एक नैतिक आंदोलन था। किसी बड़े मंच पर लोग बस यही, या कोई देश यही देखता है कि हमारा हित किस में है, हमको
किसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बस वही करेंगे। लेकिन गुटनिरपेक्षता एक नैतिक आंदोलन था, जिसके कारण इस पे दबाव भी बनाया गया और फिर ये सक्सेस ठीक से नहीं हो पाया। अगला है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्शनल नेशंस, गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या। अब तो चीन को भी आंदोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य इस आंदोलन में रहेगा और पाकिस्तान, ईरान, फिलीपींस तथा रियो संधि जैसे सैनिक गठबंधन वाले देशों भी इसमें शामिल रहेंगे, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य ही क्या होगा, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि यदि गुटनिरपेक्षता की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई और सदस्यता के लिए कुछ निश्चित अर्हताएं नहीं की गई, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना भविष्य में बहुत ही कठिन हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन भी इसका सदस्य बहुत ही जल्द बन जाएगा और चीन भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अगर आप अपना कोई व्यू देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।